गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो आज अपन जो है वर्क एनर्जी और पावर का डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी नीट के क्वेश्चंस का। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटे। दिया है कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस एज शोन इन फिगर। ठीक, द फोर्स इन न्यूटन, द वर्क डन पूछ रहा है 0 से 6 मीटर तक वर्क डन क्या होगा, और एक्स जो है वो मीटर में है। तो आपको जो बेसिक्स, अगर आपने थियरी पढ़ा है बेटे, जाके प्लेलिस्ट में थियरी पढ़ लो एक बार। प्लेलिस्ट में वर्क एनर्जी एंड पावर की थियरी पढ़ लोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सर आपने पढ़ाया था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस बेटे, एफ डॉट डी एस। अब ये आपके पास फोर्स यहाँ पे दिया है, या यूं कहें एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, ये अगर मान लो कि ये वर्क डन है, वर्क डन क्या है, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस को एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या है भाई? सर ये आपके पास 3 न्यूटन था, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे बेटे। तो सर 3 इंटू 3, ये सर एरिया तो हो गया 9 जूल, ये तो एनर्जी हो गई सर। अब ये कितना होगा, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब 3, 6 माइनस 3 3 इंटू हाइट कितना है बेटे, 3 मीटर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2 मतलब 4.5 मीटर, 4.5 जूल तो ये हो गया, और 9 जूल ये हो गया। 9 4 13, 13.5 जूल इज़ द करेक्ट आंसर। होप यू गॉट अंडरस्टैंड। साहब आपको कहीं पे भी अगर आपको वर्क डन पूछा जाए तो बस इतना याद रखना कि एरिया अंडर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस मतलब एरिया अंडर कर्व वहाँ पे निकालना है। आप यू कैन इजीली फाइंड आउट। ऑलराइट, देखते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन है नीट का। बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर द कांस्टेंट फोर्स विच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट एस इन मीटर गिवन बाय द रिलेशन ऑफ एस का रिलेशन विथ टी दिया है, वेयर टी इन सेकेंड वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड इज। तो देखते हैं कैसे करोगी। आपको क्या पता है सर, आपने सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ हमें बताई थी, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। इसके अलावा सर हमें कुछ नहीं पता है, सिर्फ इतनी बात पता है और कोई बात नहीं पता है सर। अब क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एम, फोर्स को क्या लिख सकते हो सर, d2s बाई dt स्क्वायर, जिसको बोलते हो एक्सेलरेशन। क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन, इंटू सर ds, क्या कर देते हैं ds। अगर ध्यान से देखो आपके पास s पता है, s इज इक्वल टू 1/3 t स्क्वायर। तो यहाँ से ds बाई dt क्या हो जाएगा बेटे, तो आ जाएगा सर 2/3 इंटू टी हो जाएगा। सर एक बार और कर दूंगा तो मिल जाएगा d2s बाई dt स्क्वायर सर 2/3। तो सारी वैल्यू मिल गई यहाँ से। इंटीग्रेशन एम की वैल्यू क्या है भाई, मास कितना है सर 3 kg इंटू d2s बाई dt स्क्वायर सर 2/3 है। एक काम करो, dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई कर दो, एक फ़ायदा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक जुगाड़ सेट कर लिया, dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड किया, तो हमें ये ds बाई dt की वैल्यू पता है। तो सर इंटीग्रेशन यहाँ पे ये वैल्यू d2s बाई dt स्क्वायर कितना है सर, 2/3 इंटू ds बाई dt। ध्यान से देखो, ds बाई dt 2/3t आया है, 2/3 इंटू टी। तो जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे। तो इसने इसको मार दिया, तो आपके पास क्या वैल्यू बचा, यहाँ पे dt बचा है एक और। अब इंटीग्रेशन ऑफ 4/3 टी dt। अब ये t की लिमिट देखो, टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, कह रहा है
कि टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक कह रहा है, द वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड इज, इन 2 सेकेंड मतलब 0 से सर 2 सेकेंड के बीच में। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी भाई, 4/3 तो सर बाहर रख लो सर, इसका t²/2 हो जाएगा और 0 से लेके 2 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4/3, ध्यान समझना। तो सर 2 का स्क्वायर 4, 4/2, तो सर यहाँ पे 2 आया, फिर लोअर लिमिट रख दोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमारे पास आंसर आया है 8/3 जूल, 8/3 जूल। तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी ऐसे ही करनी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑलराइट बच्चे, एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, अंडरगो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द स्पीड एक्वायर्स इन टाइम t इज v, देन पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल इज। आपको क्या सिंपली बताया हूँ, आपने थियरी वाला वीडियो देखा होगा कि सर पावर इक्वल टू F इंटू वी, ये बताया हूँ बेटे। अगर ये बताया हूँ तो एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, इंटू वी लिख दिया। सर एक्सेलरेशन को m इंटू एक्सेलरेशन को सर आप एक काम करो, v को ऐसे रहने दो, एक्सेलरेशन को लिख दो dv/dt सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे p है बेटी dt, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो, इसका मतलब सर p इंटू डी टी इक्वल टू एम वी डी वी। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दें, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे 0 से समय t इक्वल टू 0 से समय t इक्वल टू t तक था, ये रेस्ट से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v हो रही है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई बेटे, सर यहाँ पे आ गया p इंटू डी टी का इंटीग्रेशन सर t, ये बराबर सर m तो कांस्टेंट है, v का इंटीग्रेशन v डी वी का सर v²/2। अब ये अपर लिमिट 0 से कैपिटल V, तो सर आ गया m v²/2। अभी अगर t से डिवाइड कर दो तो p d यहाँ 2 आ गया, तो आपके पास mv²/2t, mv²/2t, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन था, बस बेसिक थोड़ा था और कुछ नहीं इसमें बेटे। देखते हैं बच्चों, एक नीट का प्रॉब्लम आया हुआ है, वो देखें कैसे कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन अ मशीन दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर k वाट इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज। तो आप कैसे करोगे वो ध्यान से देखना कि सर जो वर्क डन है, जो पावर दिया है p वाट, तो सर पावर बराबर W/T होता है बेटे, W/T सर। या आप ये k वाट दिया है, k वाट दिया है, तो सर ये k है, वर्क डन W/T, या सर W बराबर dW बराबर सर k dt, इंटीग्रेट कर देंगे तो dW का W हो गया बेटे, k कांस्टेंट है, t हो गया इसका, तो t को यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल t दिया है, कैपिटल T नहीं लिख रहा है। ऑलराइट, तो सर W बराबर KT आ गया, वर्क डन आ गया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम WET बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव, कोई सा भी फोर्स लग रहा है, चाहे वो कंजर्वेटिव चाहे नॉन कंजर्वेटिव, वो सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इसका मतलब सर आपके पास जो भी वर्क डन है, आपके पास जो भी वर्क डन है, ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब सर चेंज क्या है, ये चेंज मतलब सर के फाइनल, के ई फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भाई।
अब एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल के रखा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब सर ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। वर्क डन आपके पास है k इंटू टी बराबर ½ mv²। तो यहाँ से अगर आप 2kT इक्वल टू mv² बेटे, या सर v² बराबर 2kT डिवाइडेड बाई m, या इसको रूट में लगा दो, अंडर रूट में चढ़ा दो, ये आ गया वेलोसिटी की वैल्यू भाई, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब एक बात, तो हमें फोर्स चाहिए, तो आप क्या करोगे? एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि मास का भी फंक्शन है, फोर्स चाहिए था। तो सर एक्सेलरेशन बराबर आपने ही पढ़ाया है, एक्सेलरेशन बराबर सर dv बाई dt, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है। तो सर अंडर रूट ऑफ 2kT बाई m तो सर कांस्टेंट है हमारे पास। यहाँ पे t की पावर 1/2 है बेटे। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप nx की पावर n-1 पढ़े हो, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1/2 है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 t की पावर n-1, 1/2 -1 सर -1/2। अब ये बेटे नीचे जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी सर? 1/2 अंडर रूट ऑफ 2kT बाई m, और यहाँ पे ये पावर -1/2 है, ये तो सर यहाँ पे लिख देंगे, अंडर रूट में आ जाएगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हर बच्चा जानता है सर, कि आपने पढ़ाया है कि सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन के जगह पे ये पूरी वैल्यू 1/2 अंडर रूट ऑफ 2kT बाई m। अभी ये t की पावर यहाँ पे है ना, रूट में है, तो ऊपर t की पावर -1/2 लिख सकते हो बाहर ले करके, और यहाँ पे रूट में है तो यहाँ पे 4 होगा बेटे, इसको अंदर ले जाओगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा फाइनली। तो अगर आप चेक करो आंसर, और यहाँ पे रूट ये m बाहर है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ, ध्यान समझना, m अंदर ले गया m², यहाँ पे m, तो सर ये वैल्यू आ गई mk बाई 2, mk बाई 2 t की पावर -1/2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? देखो आपको दिख रहा है सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। तो आपको इसी प्रोसीजर से चलना है। ऑलराइट, देखते हैं बेटे, एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट जा रहा है, ठीक है। व्हेन फोर्स ऑफ इतना न्यूटन जो है एक्ट कर रहा है, हाउ मच वर्क हैज़ बीन डन बाय द फोर्स। तो सिंपल आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि साहब वर्क डन क्या होता है, F.ds, तो सर फोर्स वेक्टर डॉट ds वेक्टर मतलब r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये साहब r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, दिस यहाँ से खिसकाया जा रहा है, यहाँ तक जाया जा रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स वेक्टर सर 4i कैप प्लस 3j कैप, डॉट प्रोडक्ट इसका पहले माइनस करके रख लो, r2 वेक्टर माइनस 4i कैप 4j कैप है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 4j कैप है, तो 4j कैप यहाँ पे वैल्यू कितनी है? तो लिख लेना 4j कैप -5, ये माइनस लिखोगे ना, -5j कैप, तो सर -j कैप आएगा यहाँ बेटे, -j कैप, ठीक। अब यहाँ पे i वाला टर्म तो है नहीं, या 0i कैप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, कोई दिक्कत तो ऐसा लिखने में तो मुझे नहीं लगता होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पे भी k का टर्म नहीं है तो प्लस 0k कैप लिख सकते हो आप अपनी सुविधा के लिए, ताकि आपको माइनस में दिक्कत ना होनी पड़े। तो सर यहाँ पे दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर करेंगे तो सर ये 2i कैप आ जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो सर प्लस 2i कैप हो गया,
दिस माइनस दिस, तो सर माइनस जे कैप हो गया। फिर यहाँ पे दिस माइनस दिस, तो ये यहाँ पे 0 है सर, तो प्लस 3k कैप आ गया। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट चाहिए, क्या करना है डॉट प्रोडक्ट, तो 4 2 जा 8, ठीक, और यहाँ पे -3, सर यहाँ पे कुछ है नहीं, +0, तो 8 -3, 8 -3 बेटे क्या होगा 5 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या करना है, आपको देखना ये है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे और फोर्स वेक्टर के साथ क्या कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट, तो देन यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे भी आपको एक बोला है, ये भी नीट का ही प्रॉब्लम है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ फोर्सेस U इक्वल टू A/r² माइनस B/r, ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट हैं। कह रहा है कि r इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। कह रहा है फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। आपने थियरी वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा मेरा, उसमें तीन के तीनों केस में, चाहे वो स्टेबल हो, अनस्टेबल हो, न्यूट्रल पोजीशन हो, आपको एक बात बताया हूँ, पहले क्या करो, du/dr को 0 कर दो सर, r के रिस्पेक्ट में पहले इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट करो और उसको क्या करो, इक्वेटेड टू 0। ठीक है सर, आपने बताया है ये चीज़। तो ये डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -a/r³ आएगा बेटे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b/r², ये बराबर 0 सर। डिफरेंशिएशन तो आता है ना करने। यहाँ पे r की पावर -2, यहाँ पे r की पावर -2 ऐसे लिखोगे, थोड़ा करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे a r की पावर -2 माइनस b की r की पावर -1, तो सर हमारे पास -2a r की पावर -3 माइनस माइनस प्लस br की पावर -2। अब आ गया भाई, अब क्या करना है सर, -2a डिवाइडेड बाई r³ प्लस b/r² बराबर 0 सर। अब यहाँ से अगर इक्वेटेड उसको उधर ले जाओ तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल टू -b/r², माइनस ने माइनस को मार दिया, ये r ने इसको r को r ने मार दिया, तो r की वैल्यू क्या आई, 2a/b, r की वैल्यू क्या आ गई, 2a/b। लेकिन हम इस बात से अभी ये श्योर नहीं है कि स्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा या अनस्टेबल होगा। उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन आपको बताया था। अगर स्टेबल हो सिस्टम, कौन सा, फॉर स्टेबल सिस्टम, फॉर स्टेबल, अगर आप स्टेबल सिस्टम है तो इसका मतलब सर u/r², d2u/dr² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्या देखो ऐसा हो रहा है, लेकिन कब होनी चाहिए, एट r इक्वल टू 2a/b, एट r इक्वल टू 2a/b पे क्या हो रहा है ये। अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे, डबल डिफ्रेंशिएशन, ये जो वैल्यू आई है एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे और r की वैल्यू 2a/b रखोगे, तो देन यू विल बी फाइंड आउट कि सच में सर d2u/dr² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। हाँ, अब आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि सर अगर डबल डिफरेंशिएशन d2u/dr² की वैल्यू मोर देन 0 आ रही है, इसका मतलब सर सिस्टम क्या है, स्टेबल है। मतलब आपको अगर याद कराऊं, अगर मैं आपको याद करा पा रहा हूं, तो उसमें आपको बताया था खांचे में अगर एक गोला है, इसको मीन पोजीशन से अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो ये अपनी पोजीशन पे ही आके रुकेगा। मतलब अगर आप इसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे फिर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। इसको बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। क्या बोलते हैं, स्टेबल सिस्टम। होप यू गॉट अंडरस्टैंड। तो वैल्यू कितनी आई है, r बराबर 2a/b, r इक्वल टू 2a/b, बी ऑप्शन इज करेक्ट बेटे। ऑल राइट बेटे, एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट में,
बोला है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 kg is rolling on a horizontal surface with velocity of 4 meter per second. It collide a horizontal spring force constant 200 Newton per meter. The maximum compression produced in the spring will be. जब साहब ये स्टॉप हो जाएगा, जब यहाँ से आपको देखो क्या सिचुएशन है कि ये यहाँ से चलेगा, इसके बाद इसकी वेलोसिटी दिया है सब वैल्यू, तो सर जितनी ये पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। आपने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा है कि सर जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है वही काइनेटिक एनर्जी में गेन होती है। तो इसका मतलब क्या क्या चीज़ें हैं कि सर यहाँ पे जो भी आपके पास हाफ mv² ये तो काइनेटिक एनर्जी है, और क्या होगी, ये तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। एंगुलर क्या होगी सर, हाफ I ω²। ठीक, अब ये जो भी वैल्यू ये है वो क्या हो, ये एनर्जी जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, ये एंगुलर काइनेटिक एनर्जी घूमने की वजह से चल भी रही है और घूम भी रही है। चलना और घूमना अगर साथ साथ हो रहा है, चलना वो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया है बेटे, तो ये ऐसा नहीं होगा यहाँ से नहीं चलेगी, चलेगी भी और घूमेगी भी, ऐसा है बेटे। यहाँ से नहीं चलेगा, यहाँ से चलेगा। मान लो ये ऐसे है, ये यहाँ चल रहा है, चल भी रहा है घूम भी रहा है बेटे। अब ये सर हमारे पास स्प्रिंग थी, सर वी वेलोसिटी है, चल भी रही है और घूम भी रही है। अब जो भी इसके पास इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, दिस काइनेटिक एनर्जी विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू द सिस्टम। साहब ये यहाँ चला, धक्का मारा, स्प्रिंग जो है दब गई तो रुक जाएगा, जाहिर सी बात है रुक जाएगा। तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, कंडीशन थोड़े समय बाद जब ये रुक जाएगा बेटे तो स्प्रिंग पास में हो जाएगी और सिलेंडर आपका जो ये था, जो आपका सॉलिड सिलेंडर था, ये आपके पास जो आपका सॉलिड सिलेंडर था वो अब यहाँ पे ऐसे आके कंप्रेस हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बराबर क्या होगा सर, जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ kx² स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा इक्वेशन। अब I क्या होता है भाई, I होता है mr²/2। क्या होता है, mr²/2। तो यहाँ पे हो गया सर हाफ mv² प्लस हाफ mr²/2 इंटू v बराबर ω/r, v बराबर ओमेगा या आर ओमेगा बराबर v/r। तो यहाँ पे v/r का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप भाई, v/r का होल स्क्वायर सर। तो ये आपके पास क्या गया, 1/2 mv² प्लस 1/2। ध्यान से अगर आप देखो यहाँ पे mr²/2 इंटू v²/r²। तो यहाँ तो ये कैंसिल, r² उड़ गया, तो आपके पास कितना आ गया, 1/2 mv² प्लस 1/4 mv²। तो 1/4 प्लस 1/2, तो वैल्यू कितना आ गई सर, 3/4 mv²। कितना, 3/4 mv²। अब ये बराबर किसके होगा, हाफ kx² की, हाफ kx²। तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो 3/2। तो आपके पास क्या आ गया, 3/2 mv² बराबर kx² या डिवाइडेड बाई k लिख सकते हो। यहाँ पे अगर रूट में लगा दो तो x आ जाएगा जो कि मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। सारी वैल्यू आपको पता है, m पता है, r पता है, ठीक, सारी वैल्यू आपको पता है। आप सारी वैल्यू लगा के देखें। यहाँ पे वैल्यू क्या है, √, ध्यान समझना, 3/2
मास कितना है भाई 4 kg। ठीक है, मास जो है 3 kg, मास 3 kg। वेलोसिटी v की वैल्यू कितना दिया है, डिवाइडेड बाई k है यहाँ पे, v स्क्वायर तो सर 16 हो गया, डिवाइडेड बाई k की वैल्यू कितनी है भाई, k की वैल्यू 200 सर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी, देखो ध्यान से, 4 से अगर ये कैंसिल करते हो यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर ये कैंसिल करते हो तो ये 4 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 चौक 36, 36/100, 36/100 मतलब 6/10, 6/10, 0.6, 0.6 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहें। सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाना था कि सर जो भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है इट विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो भी स्प्रिंग में स्टोर्ड करेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो बच्चे नीट 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है नीट का, और बोला है वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड था। बेसिकली मतलब जिस बच्चे को वर्क एनर्जी थ्योरम आता था वो कॉन्सेप्ट को तुरंत उड़ा दिया होगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया होगा। तो इसमें सिंपल सा बात बोला था कि कंसीडर ए रेन ड्रॉप वाटर हैविंग मास 1 ग्राम, ठीक, फॉलिंग ऑन हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है, हिट्स द ग्राउंड एट स्पीड ऑफ इतना, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू बोला कांस्टेंट। ठीक है, तो एक बात बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, भाई ऊपर से नीचे एक ड्रॉप गिर रही है, बूंद, पानी की बूंद ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये तो भाई अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो तो सर mgh, यहाँ पे mgh, यहाँ पे सर 0, तो सर m की वैल्यू 1 × 10⁻³ जी की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 1 किलोमीटर में सर 10⁻³ मीटर में, तो सर ये तो उड़ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 10 जूल। कितना, mgh की वैल्यू, मतलब यहाँ पे अगर इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mgh, तो यहाँ से अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या है आपके पास, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपके पास 10 जूल। लेकिन अब बात ये आती है कि सर जब बूंद गिरेगी होगा क्या, बूंद गिरेगी तो एयर फ्रिक्शन होगा, एयर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सर mg नीचे की तरफ। तो आपने एक चीज़ वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज क्या पढ़ा है कि सर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही पढ़ा है ना भाई। तो जब यहाँ से गिरना चालू ही तो ऑल द फोर्सेज में कौन कौन से हैं सर, एक तो ग्रेविटेशनल है और कौन सा है सर वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, जिसकी बात ये करना है रेजिस्टिव फोर्स जो एयर फ्रिक्शन की वजह से होगा, एयर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ, फाइनली जब यहाँ पे बूंद टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 12 mv², तो सर 12 इंटू मास 10⁻³ इंटू v², कितने से टकरा रही है 50 से, 50 का स्क्वायर, ठीक है, 12 mv² माइनस इनिशियली क्या था, यहाँ से गिरना चालू हुआ था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी सर 0 थी। ये आपने आप अभी पढ़ा है, इसकी वैल्यू क्या आई है सर 10 प्लस वर्क डन बाई वही रजिस्टिव फोर्स है जिस, या रजिस्टिव वर्क डन भी बोलते हो, तो सर वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन या रजिस्टिव फोर्स, जो भी रजिस्टिव फोर्स होगा, ये वैल्यू कितनी आएगी 25, वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 10⁻³ 50 इंटू 50, 5 × 25, 00, या 2.5 10⁻³, तो ये दोनों तो उड़ गए, तो 1.25 बचा बेटे। तो यहाँ पे वर्क डन क्या मिला रजिस्टिव के केस में 1.25 - 10, 1.25 - 10,
उधर जाएगा तो बेटे माइनस हो जाएगा ना, और ये वैल्यू 1.25, तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा 8.75, वो भी नेगेटिव, 8.75 वो भी नेगेटिव। तो इस तरीके से आपके पास जो वर्क एनर्जी थी, वर्क एनर्जी और पावर के क्वेश्चन से कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि अगर पावर निकालनी है तो एक पानी है, उस पानी को h हाइट उठा लिया गया तो पावर कितना, मोटर की पावर की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया हूँ कि कितना वर्क कर रहे हो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क निकाल दो, तो बेसिक यू कैन फाइंड आउट इजली पावर कैसे आएगी, वो आप चीज़ें समझ सकते हो। तो जितने भी कॉन्सेप्ट आज हम लिए सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे, आप अपनी प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम चूँकि पास में है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है, लेक्चर इंटरेस्टिंग रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।